किस देश में आज भी लोग 1960 की लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसा देश जहां टूरिज्म पूरी तरह से बंद है, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिर क्यों कहा जाता है इस देश को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड। इस देश में है सिर्फ 4 रेडियो स्टेशंस और टीवी पर यहाँ सिर्फ एक ही चैनल चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के गरीब देश चैड के। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैड अफ्रीका में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और देश की सीमाएं कई देशों को टच करते हैं, जिनमें उत्तर में लीबिया, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून शामिल हैं। अफ्रीका के 16 लैंडलॉक्ड देशों में सबसे बड़ा है चैड। देश का एरिया दोस्तों 1.284 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। देश में कुल 23 प्रोविंस हैं और देश की कैपिटल सिटी है जमेना। चैड का दोस्तों लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नॉर्थ चैड का 1/3 इलाका सहारा रेगिस्तान को कवर करता है, जिस वजह से देश का क्लाइमेट बहुत अलग है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी तो वहीं रात में बहुत सर्दी होती है। करीब 9 से 10 महीने तक यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे झेल पाना वाकई बहुत मुश्किल है। चैड मौजूदा समय में 18,04,26,759 लोगों का घर है, जिसमें 55.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि 40.6% यहाँ ईसाई हैं। इसके बाद छोटी मोटी जनजातियाँ यहाँ बसी हुई हैं। मेनली मुस्लिम्स और ईसाई ही चैड की आबादी का हिस्सा हैं। दोस्तों, चैड को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से देश में 100 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि 200 से ज्यादा जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। चैड एक ऐसा देश है जहाँ हर 10 किलोमीटर में लोगों का रहन सहन और भाषा बदल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक और फ्रेंच हैं। दोस्तों, चैड देश के इतिहास पे नजर डालें तो 1920 तक फ्रांस ने इस पर जीत हासिल कर ली और इक्वेटोरियल अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। इसके बाद 1960 में चैड ने फ्रांसवा टोम्बलबे के अंडर में आजादी हासिल की, लेकिन देश में सिविल वॉर छिड़ गया। 1965 तक चले इस गृह युद्ध ने चैड कंट्री की नींव पूरी तरह से हिलाकर रख दी। दोस्तों, चैड देश आकार में पेरू से थोड़ा सा छोटा देश है, लेकिन साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा बड़ा है, जो आज के समय में गरीबी, भ्रष्टाचार और क्राइम से गुजर रहा है। देश में क्राइम बेशक ज्यादा हो, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हंसमुख लोगों का मिजाज किसी से भी छिपा नहीं है। देश के लोग खुश रहना पसंद करते हैं और ये लोग छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते हैं। लोगों को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि परेशानियों से गुजर रहे हैं, बल्कि वो खुश रहने के साथ साथ आपको भी खुश रखेंगे। वैसे दोस्तों, आपने नालियों में या कचरे में शराबियों को पड़े हुए तो देखा ही होगा। वेल, अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अफ्रीकी देशों का हाल तो हमारे देश से भी कई गुना ज्यादा बुरा है। चैड में यंगस्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादातर युवा और इवन उम्रदराज लोग भी सस्ते नशों के दीवाने हैं। चैड देश में आपको पुरुष मस्त नशा करके सिगरेट फूकते हुए मौज मस्ती करते नजर आएंगे, जबकि यहाँ की महिलाएं खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शायद यही वजह है कि ये गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि जहाँ पुरुष नशे में डूबे हों, महिलाएं काम कर रही हों, वहाँ विकास थोड़ा मुश्किल ही लगता है। दोस्तों, ये देश खतरनाक भी है और खतरनाक होने की वजह है यहाँ की गरीबी। दोस्तों, चैड में लगभग 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है पुरुषों का नकारा होना। इतना ही नहीं, घर की महिलाएं खेतों में काम करके जो पैसे लाते हैं, उन्हें भी ये लोग अपने शौक और अपनी मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। देश में सिर्फ 39.98% ही जमीन ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। देश में पढ़ाई लिखाई से लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यही रीजन है कि यहाँ लिटरेसी रेट 39.52% है। शिक्षा की कमी को यहाँ के लोगों के व्यवहार में, रहन सहन में साफ तौर से देखा जा सकता है। दोस्तों, आज मेडिकल सुविधाएं लगभग हर छोटे बड़े देशों में फैली हुई हैं, लेकिन चैड एक ऐसा देश है जहां 23,600 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। बीमारियां तो इस देश में बिना बुलाए मेहमान की तरह कभी भी दस्तक दे देती हैं और इलाज की यहाँ दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से हर साल न जाने कितने ही लोग बीमारियों के चलते दम तोड़ देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से यहाँ डिलीवरी के दौरान सबसे ज्यादा महिलाओं की जान जाती है। इसके अलावा ये देश बहुत गंदा भी है। यहाँ के लोगों को साफ सफाई में तो जैसे भूत नजर आता है, जिससे कि हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। लोग न सिर्फ सड़कों गलियों को गंदा करते हैं, बल्कि ये तो अपने घर के बाहर भी जमकर गंदगी फैलाते हैं। इसी गंदगी के कारण साल भर में कई लोग बड़ी बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। धर्म को लेकर चैड में सबसे ज्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ कभी भी मुस्लिम्स और ईसाई आपस में भिड़ जाते हैं, जिस वजह से बाकियों के सिर भी एक अशांत देश में रहने का ठप्पा लग जाता है। इस देश को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, सरकारी से लेकर प्राइवेट, हर कर्मचारी भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगा रहा है। आलम यह है कि अगर आपको अपना छोटा सा भी काम करवाना है तो उससे पहले आपको घूस देना होगा, वरना आपकी फाइल रखी रखी धूल खाती रहेगी और सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। वैसे तो चैड देश में आज भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोगों के पास यहाँ टीवी भी है। हालांकि इस टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं। जी हाँ, पूरे चैड में सिर्फ 3 ही चैनल
चैनल आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन चैड देश के लोग आज भी 1960 की जिंदगी जी रहे हैं। टीवी रेडियो मिले ना मिले, लेकिन आपको इस देश में म्यूजिक सुनने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि चैड देश के लोग म्यूजिक के तगड़े दीवाने होते हैं। इन लोगों के बीच एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है, जिसे काकाकी के नाम से जाना जाता है। बात चाहे किसी फेस्टिवल की हो, किसी शादी पार्टी की हो, या मूड फ्रेश करने की, ये इंस्ट्रूमेंट तो बजाया ही बजाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पुरुषों के लिए यहाँ काकाकी बजाना कंपल्सरी है। आज के जमाने में कोई चैड घूमना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ आपके साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। देश में क्राइम रेट काफी हाई है, यहाँ हाई लेवल पे क्राइम्स होते हैं। चैड की गिरती इकोनॉमी को देखने के लिए यहाँ की सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, जिस वजह से यहाँ लोग विजिट करने लगे। लेकिन चैड टूरिस्ट के लिए ज्यादा सेफ नहीं है। दोस्तों, यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत क्लियर है। पैदा होने के बाद स्कूल गए तो गए, वरना बचपन में मजदूरी, और जवान होते ही देसी। वाकई एक बर्बाद देश है, जिसकी आबादी का कोई रास्ता फिलहाल नजर तो नहीं आता। चैड में कुछ अजीबोगरीब नियम भी हैं, जैसे यहाँ एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। यहाँ आज भी पुरानी सोच और परंपराओं को फॉलो किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ लगभग हर तीसरी लड़की की शादी उसके 18 साल के होने से पहले ही करवा दी जाती है। चैड में पहली यूनिवर्सिटी साल 1971 में खोले गए थे। वो बात अलग है कि आज इस यूनिवर्सिटी में बच्चों से ज्यादा वीरानगी नजर आते हैं। हालांकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन गरीबी, तंगी और मजबूरी उन्हें भी बाकियों की तरह नशे के कुएं में धकेल देती है। दोस्तों, चैड की इनकम का मेन सोर्स ऑयल है, जिसे आप इसके एकमात्र आय का साधन भी समझ सकते हैं। हालांकि 2003 से पहले चैड का सोर्स ऑफ इनकम कपास की खेती हुआ करते थे। साथ ही इस देश में सोने और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों के अपार भंडार भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी ये देश दरिद्रता की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि सरकार या किसी आम इंसान ने आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे दोस्तों, चैड में ऊँटों की एक ऐसी रेस भी होती है, जिस रेस में ऊँट पर टोबो जनजाति के लोग भाग लेते हैं। इस रेस में जीतने वाले विनर को लोग हीरो मानते हैं, और हर साल चैड में ऑर्गेनाइज होने वाली इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। भले ही ये एक खतरनाक देश है, लेकिन इस देश में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको चैड में कुछ और खास जगहों की सैर करवाते हैं। चैड में ही मौजूद है ओनियंगा झील, जो 18 छोटी छोटी झीलों से मिलकर बनी है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस झील की खास बात यह है कि इसका पानी रंगीला है, मतलब अलग अलग रंगों से सजा हुआ है, जैसे नीला, लाल, हरा, सफेद और कई और दूसरे रंग। ये झील देखने में बहुत अद्भुत और खूबसूरत है। वैसे ओनियंगा झील के अलावा यहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे जकूमा नेशनल पार्क कहा जाता है। चैड का सबसे ऊंचा पर्वत एमिकोसी है, जो 3415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली देखनी है, तो इसके लिए आपको चैड जाना पड़ेगा। इस मछली को कहा जाता है नील पर्च, जो 2 मीटर लंबी और 200 किलोग्राम वजनी होती है। ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, जो सिर्फ चैड में ही पाई जाती है। जकूमा नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ घूमना बेहद कमाल हो सकता है। ये नेशनल पार्क शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते आदि जानवरों का घर है। कई किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाले इस नेशनल पार्क में आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के शेर कई बार टूरिस्ट को भी अपनी चपेट में ले चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चैड के सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि जानवर भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा फाया लारगेउ शहर चैड के लिहाज से एक ऐतिहासिक और बहुत ही खास शहर माना जाता है। यहाँ के नजारे देख आप दंग रह जाएंगे। चारों तरफ आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएंगे। यहाँ आकर आप ऊँटों की सवारी कर सकते हैं और रात को टेंट लगा के भी रह सकते हैं। राजधानी शहर जमेना भी घूमने के लिहाज से एक बहुत खास शहर है। पूरे चैड में आपको ऐसा शहर देखने को नहीं मिलेगा। ये बाकी शहरों से थोड़ा साफ और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। यहाँ आपको अफ्रीकन लोगों का रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कल्चर को अच्छे से समझना है तो चैड में एकमात्र जगह जमेना ही है। यहाँ आपको कई नाइट क्लब्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें आप अपनी ट्रिप का मजा काफी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी चैड में कई छोटी बड़ी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और चैड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देश की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और ये देश काफी सस्ता भी है। आप हफ्ते भर की सैर 60 से 70 हजार में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स होने पे 20 से 25 दिनों में आपको चैड देश का वीजा मिल जाएगा। हालांकि यहाँ जाने के बाद आपको अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर्यटकों के साथ दिन दहाड़े अपराध हो जाते हैं। कई बार तो पर्यटकों को यहाँ लूटा भी गया है। इसलिए चैड देश की यात्रा पर जाने से पहले एक बार खुद से सवाल कर लीजिए, मैं सेफ तो रहूंगा ना? उसके बाद ही कोई प्लान बनाइए। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि आप कई बैग भरकर पैसे ले जा रहे हैं और लाखों की कीमत में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट या 1 लीटर दूध आपको मिल रहा हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने 100 खरब डॉलर्स का नोट प्रिंट किया हो, लेकिन रोज प्रोडक्ट्स के दाम डबल होते चले गए? ये सब बातें दोस्तों आपको मनगढ़ंत लग सकती हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिम्बाब्वे में एक समय पर महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास घरों में पैसों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उन नोटों की कोई कीमत नहीं थी। इस देश की अर्थव्यवस्था अफ्रीका की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। यहाँ का तंबाकू पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, आयरन, गोल्ड और अन्य कई अलॉय यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पूरी तरह
तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? आखिर कैसे जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को इतना गहरा झटका लगा? और वो कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने इस देश को सबसे बुरे दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया? आज की इस वीडियो में जिम्बाब्वे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों यहाँ की महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, जिम्बाब्वे को आजादी सन 1980 में मिली थी और रॉबर्ट मुगाबे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1987 में उन्होंने संविधान में कुछ बदलाव करके खुद को एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति घोषित कर दिया और देश की ज्यादातर ताकत अपने हाथों में ले ली। रॉबर्ट मुगाबे ही देश के प्रधानमंत्री क्यों बने, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। आपने सुना होगा दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति का गहरा इतिहास है। रॉबर्ट जिम्बाब्वे में काले लोगों के मसीहा माने जाते थे। सन 2000 तक ज्यादातर जमीन गोरे लोगों के पास थी क्योंकि लंबे समय तक यहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया है। लेकिन रॉबर्ट ने गोरे लोगों से जमीन छीनकर उन्हें काले लोगों के बीच बांट दी। जिन लोगों को जमीन मिली वो लोग इससे काफी खुश हो गए, लेकिन उन्हें खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था हमेशा से 3 मुख्य चीजों पर टिकी रही है, जिनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग शामिल है। जिन लोगों के पास ज्यादातर जमीन थी वो किसानों के सभी गुण जानते थे और बड़ी मात्रा में तंबाकू और कपास का उत्पादन किया करते थे। लेकिन नए लोग उतनी ज्यादा क्षमता में उत्पादन नहीं कर पाए, जिससे देश में सामग्री की कमी होनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर देश में काले और गोरे लोगों के बीच भी आंतरिक क्लेश चलता रहा। देश में बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ने लगी। भुखमरी के कारण लोगों की मौत भी होनी शुरू हो गई। खाने की सामग्री की कमी के कारण देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई और देश में महंगाई के कारण सरकार ने अन्य देशों से कर्जा लेना शुरू कर दिया, जिनमें चीन का नाम सबसे ऊपर था। जिम्बाब्वे एक देश बनने से लेकर आज तक चीन का इस देश में काफी हस्तक्षेप रहा है। देश में महंगाई को कम करने और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट को एक शानदार आइडिया आया और उन्होंने अपने देश में बड़ी संख्या में नोट छापने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि सब लोगों के पास पैसा आएगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन शायद वो इन्फ्लेशन शब्द से अनजान थे। असीमित मात्रा में नोट छापने के कारण देश में महंगाई आसमान छूने लगी। आमतौर पर किसी भी देश में एक साल में 7 से 9% या फिर 10% तक ही महंगाई बढ़ती है, लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2006 में महंगाई 1200% तक बढ़ गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जिम्बाब्वे के लोग नहीं जानते थे कि उन्हें उससे बुरे दिन भी देखने होंगे। साल 2007 में इन्फ्लेशन का रेट 66,000% तक बढ़ गया। साल 2008 की शुरुआत में यह बढ़कर 230 मिलियन तक पहुंच गया। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था। ऐसे समय में जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। साल 2008 नवंबर में इन्फ्लेशन का रेट बढ़कर 79 बिलियन को पार कर गया। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नोटों की छपाई रोकने के आदेश दे दिए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थे। लोगों को रोजमर्रा का सामान जैसे कि ब्रेड और टूथपेस्ट लेने के लिए ट्रॉली बैग्स में पैसा ले जाना पड़ता था। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जहां एक समय पर 8 से भी ज्यादा देशों की करेंसी चला करती थी। जिम्बाब्वेन डॉलर की कीमत गिरती देखकर लोगों ने US डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। सरकार ने इसे रोकने के लिए लोगों को बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी। फिर साल 2006 से 2008 के बीच जिम्बाब्वे में महंगाई रोजाना डबल होती चली गई। यानी कोई चीज अगर आज 10,000 रुपए की है तो कल वो 20,000 की हो जाएगी और परसों 40,000 की। ज्यादा महंगाई बढ़ने के कारण जब लोगों को ज्यादा नोट ले जाने पड़ रहे थे तो सरकार द्वारा 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर यानी 100 खरब डॉलर का नोट प्रिंट करना पड़ा। उस समय एक अमेरिकन डॉलर की कीमत जिम्बाब्वे की मुद्रा के अनुसार 300 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। उस समय रोजाना जिम्बाब्वे के लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे थे। देश में डॉक्टर्स और नर्सेस की भी भारी कमी हो गई थी क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। लोग मेडिकल साइंस से ज्यादा जादू टोना और टोटकों में विश्वास करते थे, जिस कारण इस देश में मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा था। साल 2015 में जिम्बाब्वे सरकार ने ऐलान किया कि अब देश में सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स ही चलेंगे। लोगों के पास अब भी बड़ी संख्या में जिम्बाब्वे की करेंसी मौजूद थी। उस करेंसी के बदले सरकार ने साल 2016 में बॉन्ड नोट जारी करने शुरू किए और सरकार ने कहा कि एक बॉन्ड नोट की कीमत $1 के बराबर होगी। लेकिन लोगों का सरकारी बॉन्ड और सरकारी करेंसी पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया था। धीरे धीरे बॉन्ड नोट की कीमत भी गिरने लगी। साल 2017 में इस देश में बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। रॉबर्ट जो पिछले 37 सालों से देश की सत्ता संभाल रहे थे, उन्हें देश की सेना द्वारा नजरबंद कर दिया गया। हालांकि आर्मी चीफ ने कहा था कि वो किसी तरह का तख्ता पलट नहीं कर रहे हैं। असल में रॉबर्ट की उम्र साल 2017 में 93 साल हो गई थी और वो चाहते थे कि उनके बाद उनकी पत्नी ग्रेस जो उनसे 40 साल छोटी थी
वो देश की सत्ता संभालें। इस कारण उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एमरसन को सत्ता से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एमरसन राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करते हैं तो उनकी पत्नी कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगी। लेकिन एमरसन के जिम्बाब्वे की सेना और सैन्य अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे। इसी का फायदा उठाते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट और उनकी पत्नी को नजरबंद कर दिया गया। न चाहते हुए भी रॉबर्ट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और एमरसन देश के नए राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम शुरू किया। अमेरिकी डॉलर्स के चलन के बाद देश में इन्फ्लेशन रेट कम होने लगा था और हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन इसी बीच साल 2019 में सरकार ने जिम्बाब्वेन डॉलर को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया और सरकार फिर उसी गलती को दोहराने लगी जो उन्होंने पहले की थी। एक बार अर्थव्यवस्था को सेटल होने के लिए सरकार को कम से कम 10 सालों का समय देना चाहिए था। यही वजह है कि जो इन्फ्लेशन रेट साल 2018 में घटकर 10% के आसपास रह गया था, वो 2019 में बढ़कर 255% तक और 2020 में 557% तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने बड़े बड़े आर्थिक सलाहकारों से संपर्क किया और उनके कहने के अनुसार रिफॉर्म्स किए, जिससे 2021 में इन्फ्लेशन रेट कम होने लगा। वर्तमान में यहाँ इन्फ्लेशन रेट 72% के आसपास है, जिसे सामान्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्व के हालातों के अनुसार ये काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को कुछ और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। देश की करेंसी में जितना बड़ा नोट होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। लेकिन जिम्बाब्वे की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और खबर है कि अब सरकार एक बार फिर से $100 का नोट छापने जा रही है। इस समय एक US डॉलर की कीमत 361 जिम्बाब्वेन डॉलर के बराबर है और देश की अर्थव्यवस्था $22 बिलियन के आसपास है, जो हमारे देश के किसी छोटे से शहर की GDP से भी कम है। चलिए दोस्तों, अब आपको जिम्बाब्वे बनने के इतिहास के बारे में भी बताते हैं और लगे हाथ ये भी जान लेते हैं आखिर रॉबर्ट ही इस देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों बने। जिम्बाब्वे को एक समय पर ज्वेल ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता था। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं जाम्बिया, मोजाम्बिक और बोट्सवाना से मिलती हैं। जाम्बिया पर कई जनजातियों के लोग रहते थे। 1889 में यहाँ पहली बार ब्रिटेन से कैसल रोड्स आए, जो एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माइनिंग के स्पेशलिस्ट भी थे। वो ये बात जानते थे कि अफ्रीका के इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। वो आए और यहाँ के राजा लोबे नगुला से बातचीत कर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं और बदले में वो उन्हें पैसे भी देंगे। लोबे नगुला आसानी से रोड्स की बात में आ गए, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि रोड्स ने यहाँ पर ब्रिटेन से आर्मी और आम लोग बुलाने शुरू कर दिए और उन्होंने यहाँ आकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लोबे नगुला ने रोड्स का विरोध तो किया, लेकिन हथियारबंद सेना के सामने उनकी ज्यादा नहीं चल सकी। सन 1950 तक यहाँ गोरे लोग की संख्या 3 लाख पहुँच गयी। रोड्स के समान में जाम्बेसी नदी के आसपास के हिस्से को रोडेशिया नाम दे दिया गया। जाम्बेसी नदी के उत्तरी भाग को नॉर्थ रोडेशिया और दक्षिणी भाग को साउथ रोडेशिया कहा जाने लगा। आगे चलकर नॉर्थ वाला हिस्सा जाम्बिया बना और दक्षिण भाग जिम्बाब्वे बना, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सन 1965 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने देश को आजाद करने की बात कही। उस समय अफ्रीका में काले और गोरों के बीच भेदभाव काफी बढ़ गया था। इयान स्मिथ द्वारा आजादी की घोषणा की बात काले लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इस पूरे मामले में इनकी राय नहीं ली गई थी और न ही उन्हें किसी बैठक में शामिल किया गया था। अब जिम्बाब्वे में 2 पार्टियों का गठन हुआ। एक पार्टी का नाम था ज़ानू यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन। इस पार्टी को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। तो वहीं दूसरी पार्टी का नाम था ज़ापू यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन और इसे चीन का समर्थन प्राप्त था। 1979 में एक बार फिर से जिम्बाब्वे की आजादी की बात शुरू हुई और 18 अप्रैल सन 1980 को आखिरकार ये देश ब्रिटेन की हुकूमत से आजाद हो गया। इसी दौरान यहाँ पर चुनाव का आयोजन किया गया, जिनमें ज़ापू और ज़ानू पार्टियां आमने सामने थी। देश को आजाद कराने में रॉबर्ट ने लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें जिम्बाब्वे में एक स्वतंत्र सेनानी के तौर पर देखा जाता था और बाद में रॉबर्ट के नेतृत्व में ज़ानू पार्टी चुनाव जीत गए और वो देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वहीं उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए ज़ापू पार्टी के लीडर जोशु एनकोमो को कैबिनेट में जगह दे दी गई। लेकिन कुछ समय के बाद ज़ापू और ज़ानू पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया और दोनों पार्टियों का विलय होकर नई पार्टी ज़ानू PF का गठन हो गया। इसके साथ ही संविधान में बदलाव कर रॉबर्ट देश के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन गए। इसके आगे की कहानी हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी जिम्बाब्वे की पूरी दास्तान। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, वीडियो में आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या बुरी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के एक जाने माने कलाकार के बारे में जिन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ ही सालों में अपने दम पर कई सारे अवार्ड्स भी जीते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के बारे में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब ये महान कलाकार हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 2021 में हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई। अब दोस्तों ये तो रही इनकी अब तक की कहानी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। इनके बारे में जानने से पहले जरा जान लेते हैं इनके परिवार के लोगों के बारे में, मतलब इनके माता पिता और भाई बहन के बारे में। दोस्तों पुनीत राजकुमार का जन्म हुआ 17 मार्च 1975 को चेन्नई के एक मालामाल परिवार में। वहीं बात करें इनकी माँ की तो इनकी माँ का नाम है पर्वतम्मा राजकुमार, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा ये अपने समय की एक जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी थी। वहीं बात की जाए पुनीत राजकुमार के पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम था राजकुमार। लेकिन बड़ी ही निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकुमार के पिता यानी राजकुमार भी आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इतना दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि भले ही आज राजकुमार हमारे बीच इस दुनिया में नहीं, लेकिन इनकी करीब 200 से ज्यादा फिल्में आज भी कन्नड़ फिल्मी दुनिया में मौजूद है, जिनके जरिए वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वहीं इनके पिताजी के करियर की बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नाटककार के असिस्टेंट के रूप में की, जिसके बाद इन्होंने 1954 में बनी वेद्र कन्नप्पा इस फिल्म से फिल्म लाइन में डेब्यू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी शुरू की तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड जारी रखा और देखते ही देखते इन्होंने अपनी लाइफ में कुल 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें इन्होंने ऐसे बहुत से रोल निभाए जहां लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि कन्नड़ की फिल्म इंडस्ट्री को बस इन्हीं की वजह से पहचान मिली। बाकी उससे पहले कन्नड़ की फिल्मों को शायद ही कोई जानता था। अपने करियर में इन्होंने बहुत से अवार्ड्स भी जीते। फिल्मी लाइन में सेट होने के बाद इन्होंने पर्वतम्मा से शादी कर ली, जिनसे इन्हें कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 लड़के शिवा राजकुमार, राघवेंद्र राजकुमार और पुनीत राजकुमार इनके बेटे हैं, और इनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम है पूर्णिमा राजकुमार, लक्ष्मी राजकुमार। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार और पर्वतम्मा के सबसे बड़े बेटे के बारे में, जिनका नाम है शिवा राजकुमार। इनका पूरा नाम है नागराजू शिवा पुट्टस्वामी और इनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1962 को। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के स्कूल से की और अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद ये चेन्नई के एक एक्टिंग स्कूल में जाने लगे, जिसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं कि जब भी इनकी फिल्म आती है तो हर घर का बच्चा उस फिल्म को देखने जरूर जाता है। इन्होंने अभी तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब बात करें इनसे छोटे भाई यानी राघवेंद्र राजकुमार के बारे में तो ये भी कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं। इसके अलावा ये सिंगिंग और फिल्म प्रोड्यूसिंग का भी काम करते हैं। दोस्तों राघवेंद्र राजकुमार का फिल्मी करियर अपने भाइयों की तरह इतना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए आज ये हमें कन्नड़ की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनकी शुरुआती 2 फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया। वहीं बात करें राजकुमार और पर्वतम्मा की दोनों बेटियों की तो इन्होंने हमेशा से ही खुद को फिल्मी लाइन से दूर रखा। अब ये तो रही इनके घर परिवार की बातें, चलिए जानते हैं पुनीत राजकुमार की लाइफ के बारे में। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ। इनका असली नाम था लोहित राजकुमार और 29 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई। जब इनकी मौत हुई तो इनकी उम्र थी 46 साल। दोस्तों जब हमने इनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो हमें एक रिपोर्ट से पता लगा कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। दोस्तों इनके करियर के बारे में बात करें तो वैसे तो इन्होंने बचपन से ही मतलब करीब 6 महीने की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल हमने जैसे कि आपको बताया कि इनके पिता एक एक्टर थे, तो वहीं अपनी एक्टिंग के समय इन्हें भी अपने साथ सेट पर ले जाया करते थे और जब भी कभी किसी फिल्म में बच्चे के रोल के लिए काम होता तो इनके पिता उस रोल को इनसे ही करवाते थे। इनके बचपन की पहली फिल्म का नाम है प्रेम दा कनिके, जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी और उस समय पर ये सिर्फ 6 महीने के थे। इसके बाद जब ये 2 साल के हुए तो इनके पिता ने इन्हें अपने फिल्म सनादी अपन्ना में एक बच्चे के रूप में लिया। इसके बाद जब पुनीत 3 साल के हुए तो वो एक और कन्नड़ फिल्म थईगे थक्का मागा में देखने को मिले। वहीं जब पुनीत इन सभी फिल्मों में काम कर चुके थे तो उनका नाम मास्टर लोहित रख दिया गया। अब वैसे तो पुनीत ने और भी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया, लेकिन सन 1982 में बनी 40सवा मोड गालू ने इन्हें काफी अलग पहचान दिलाई। लेकिन ये उनकी कोई आखिरी मंजिल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अभी भी अपनी मेहनत को जारी रखा और सन 2000 के आते आते इन्होंने ढेरों फिल्मों में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया। लेकिन सन 2002 में इन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म की, जिसमें इन्होंने एक मेन एक्टर के रूप में काम किया और इस फिल्म का नाम था अप्पू। इस फिल्म में इन्होंने कन्नड़ की जानी मानी एक्ट्रेस रक्षिता के साथ काम किया। भले ही ये पुनीत राजकुमार की पहली ऐसी फिल्म थी
जिसमें उन्होंने मेन एक्टर के रूप में काम किया, लेकिन इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जो भी फिल्में की उनसे इन्हें काफी अच्छी खासी एक्टिंग सीखने को मिली। तभी तो इनकी ये पहली फिल्म ही इनकी सुपरहिट फिल्म बनी। इसके बाद इस फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषा में भी बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने 2003 में अभी नाम की एक फिल्म में काम किया जो कि थोड़ी एवरेज फिल्म रही, और इसी के बाद इन्होंने 2004 में वीरा कनाडिया और मौर्या फिल्म में काम किया, और 2005 में इन्होंने आकाश और नामबा बसवा फिल्म में काम किया। इनकी सभी फिल्मों में से बहुत कम फिल्में ही फ्लॉप साबित हुई, बाकी ज्यादातर फिल्में हिट हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक एक्टर के साथ साथ सिंगर प्रोड्यूसर भी थे। इसी के चलते इन्होंने अभी तक बहुत सी फिल्मों में एज ए एक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, जिनमें अजय, मिलाना, बिंदास, जैकी, अनजानी पुत्र जैसी और भी कई फिल्में शामिल हैं। इनकी आखिरी फिल्म की बात की जाए तो इनकी आखिरी फिल्म का नाम है युवार थना, जो कि सन 2021 में रिलीज हुई। लेकिन अगर आप भी पुनीत राजकुमार के बड़े वाले फैन हैं तो आपको बता दें कि इनकी एक और फिल्म है जिसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में एक खबर आ रही है कि इनकी नई फिल्म गंधाड़ा गुड़ी OTT रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो इसे देखना ना भूलें। वहीं बात की जाए इनके अवार्ड्स की तो इनको अभी तक कर्नाटक रत्न, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कन्नड़ा, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म कन्नड़ा, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ जैसे और भी कई अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। दोस्तों बात करें इनके कुछ मजेदार बातों की तो आपको बता दें कि पुनीत राजकुमार ने अभी तक बहुत से टीवी शोज को भी होस्ट किया है। इसके अलावा ये बहुत सी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी ब्रांड एम्बेसडर थे, और पुनीत राजकुमार की एक फुटबॉल टीम भी थी जिसका नाम था बैंगलोर रॉयल्स, और इनका PR के ऑडियो नाम का एक म्यूजिक एल्बम भी था। अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में, तो इन्होंने 1 दिसंबर सन 1999 में अश्वनी रेवंत से शादी की, और अब इनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनमें से एक का नाम है धृति और दूसरी लड़की का नाम है वंदिता। दोस्तों बारी आती है इनके घर की, तो आपको बता दें कि पुनीत राजकुमार अपने बेबी बच्चों के साथ बंगलोर कर्नाटक में रहा करते थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कुल धन संपत्ति के बारे में, मेरा मतलब है इनकी कुल नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार इनकी मौत के वक्त यानी 2021 में इनकी कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए की थी। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सन 2021 में पुनीत राजकुमार हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आपको बता दें कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, खासकर कन्नड़ के लोग इन्हें काफी पसंद किया करते थे। यही वजह है कि जब इनकी मौत हुई तो वहाँ के CM से लेकर मंत्री PM तक सभी बड़े बड़े लोग इनकी आखिरी विदाई में पहुंचे। वैसे अगर आप भी पुनीत राजकुमार के फैन हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि पुनीत के जाने के बाद आपको कितना दुख हुआ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। फ्रेंड्स आज हम कंपेयर करने वाले हैं रईसों के शहर दुबई और मालामाल सिटी न्यूयॉर्क को। कौन सा शहर है दूसरे से बेहतर और कहाँ पे मिलती है बेस्ट एजुकेशन, किस शहर में रहना पड़ेगा महंगा और कहाँ का खाना है सबसे लजीज, दोनों शहरों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है और आखिर क्यों खास है ये दोनों ही शहर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे संग। एरिया दोस्तों फुल कंपैरिजन की बात है तो शुरुआत करते हैं एरिया से। दुबई जो कि एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कमाल का शहर है, वो बेहद ही कम एरिया कवर करता है। दुबई का एरिया सिर्फ 35 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसके बाद भी दुबई के रईसी का दोस्तों आज कोई तोड़ नहीं है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है, जिसका क्षेत्रफल है करीब 778.2 वर्ग किलोमीटर। ये शहर दिखने में जितना शानदार है, यहाँ की लाइफस्टाइल भी उतनी ही हाई फाई है। पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से देखें तो दोस्तों दुबई में रहते हैं करीब 36 लाख लोग। दुबई में लगभग आपको 76% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे इस्लामिक सिटी कह सकते हैं। वैसे अगर आप भी दुबई को एक अलग देश समझते हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई UAE का हिस्सा है। मतलब UAE के 7 एमिरेट्स में से एक है दुबई। वहीं न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन पर नजर डालें तो दोस्तों आज के टाइम में यहाँ पर 1,89,37,000 लोग रहते हैं। धार्मिक नजरिए से गौर करें तो यहाँ 39% रोम कैथोलिक, 7% बैप्टिस्ट, 6% मेथोडिस्ट और 2% मिले जुले लोग हैं। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पैरामीटर है जो किसी शहर या देश की आर्थिक स्थिति को जाहिर करता है। दुबई की GDP की बात करें तो दोस्तों वो $30.3 USD पर पहुंच चुकी है, जो ये बताती है कि दुबई इकोनॉमिकली कितना मजबूत शहर है। बाकी आप यहाँ के हाई फाई लाइफस्टाइल को देखकर भी इस शहर की अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं। हाई फाई लाइफस्टाइल या पैसों की बात है तो न्यूयॉर्क भी किसी से कम नहीं है। इसे अमेरिका का सबसे रईस शहर माना जाता है और यहाँ की GDP 2023 में $2.5 ट्रिलियन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यूयॉर्क के पास भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। लैंग्वेज
दोस्तों दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक यानी कि अरबी, लेकिन यहाँ पर अरबिक के अलावा आपको उर्दू, फारसी, हिंदी, मलयालम, बंगाली, चीनी और दूसरी कई भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। इसकी वजह है दोस्तों इमिग्रेंट्स। जी हाँ, क्योंकि दुबई में देश विदेश से लोग काम की तलाश में आते हैं, इसलिए यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं भी सुनने को मिलती है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो प्रशासनिक काम के साथ साथ लोगों की मेन भाषा भी है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ इंग्लिश के अलावा 600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और इनकी वजह भी आप इमिग्रेंट्स को मान सकते हैं। करेंसी, दुबई की करेंसी है दोस्तों दिरहम, जो आजकल काफी मजबूत करेंसी मानी जाती है। वही न्यूयॉर्क की करेंसी है यूएस डॉलर्स, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है आज। दोस्तों दुबई किसी जमाने में एक वीरान और रेत से ढका हुआ शहर हुआ करता था, लेकिन 1950 में यहाँ पर तेल की खोज हुई, जिसकी वजह से दुबई की दिशा और दशा दोनों ही सुधर गई। देखते देखते दुबई ने पेट्रोलियम और गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जमकर कमाई करने लगा। फिर पेट्रोल और गैस से हट के दुबई दूसरे क्षेत्रों में काम करने लगा और यही वजह है कि आज दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1 से 2% गैस और पेट्रोलियम का है, जबकि 20 से 30% हिस्सा अकेले टूरिज्म सेक्टर का है। वहीं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1783 में जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना कंट्रोल जमाया तो न्यूयॉर्क एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में सबके सामने आया। साल 1778 से 1785 तक इस शहर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी के रूप में काम किया। 18वीं शताब्दी में इस शहर की पॉपुलेशन में बड़ी ग्रोथ देखी गई और 19वीं सदी तक ये शहर विकास की राह पर तेजी से दौड़ पड़ा और आज पूरी तरह से डेवलप्ड है। इनकम, दोस्तों दुबई की करेंसी को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 1 दिरहम करीब 22 रुपए के बराबर होता है और दुबई में जो एवरेज सैलरी है वो 1000 दिरहम से 2500 दिरहम पर मंथ है। लेकिन ये यहाँ के मजदूरों की सैलरी है, जबकि अगर हम इस शहर के ऊंचे पदों को देखें तो वो एवरेज सैलरी 29 लाख पर ईयर की है। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाई है दोस्तों न्यूयॉर्क में, जहाँ एवरेज सैलरी $59,752 तक है, यानी करीब 50 लाख रुपए। और एक अच्छी सैलरी की बात करें तो वो है यहाँ पर 31,200 से $1.5 लाख के बीच, यानी न्यूयॉर्क सैलरी के मामले में दुबई से कई गुना आगे है। यही वजह है कि एक पढ़ा लिखा युवा न्यूयॉर्क जैसे शहर की तरफ भागना ज्यादा पसंद करता है। ट्रांसपोर्ट, दोस्तों दुबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए। यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है बस, जो हफ्ते में 30 मिलियन के करीब लोगों को शहर में घुमाती है। यहाँ पर आपको बसों के अलावा दुबई मेट्रो भी देखने को मिलेगी, जो 47 से ज्यादा स्टेशन तक दौड़ती है। बाकी आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में दोस्तों ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है एमटीए यानी कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, और यहाँ पर आपको बसेस, सबवे और फेरी ज्यादातर देखने को मिलेंगी। और अगर सस्ते में घूमने की बात करें तो वो सुविधा न्यूयॉर्क मेट्रो ही दे सकती है। न्यूयॉर्क की रोड्स दोस्तों अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड हैं, तो आप इजिली यहाँ से वहाँ बाय टैक्सी या फिर टूरिस्ट बसों के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन सबवे की सवारी करना एक अलग एहसास ही साबित होगा। रेंट, वही कहीं गए हैं तो वहाँ रहने के लिए जगह भी लगेगी और जगह लगेगी तो भाई किराया भी लगेगा। तो चलिए आप किराए पर नजर डाल लेते हैं। दुबई में रहना दोस्तों आपकी सोच से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसानी से रेंट पर मकान नहीं मिलते हैं। दुबई में अगर 3 बेडरूम वाले मकान की बात की जाए तो वो पड़ेगा करीब 1,93,180 दिरहम का, जबकि 5 BHK डिपार्टमेंट का किराया है करीब 2,98,640 दिरहम। लेकिन आप जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों 89 दिरहम यानी कि करीब 2000 रुपए में आपको यहाँ पर कमरा मिल सकता है। लेकिन देखिए थोड़ा मुश्किल काम है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट के लिए कम से कम 1 से 2,000 डॉलर्स पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो ये किराया दोस्तों डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको करीब 4,41,462 डॉलर्स यानी करीब 3,68 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। एजुकेशन सबसे जरूरी फैक्टर है और इस मामले में दोस्तों दोनों ही शहर काफी आगे हैं। दुबई में करीब 194 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जबकि यहाँ पर 65 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज के साथ 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि दुबई में 15 साल तक के सभी बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ 240 के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं और 800 से ज्यादा स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। न्यूयॉर्क का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम काफी हाई और एडवांस है और यहाँ देश विदेश से स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। फेस्टिवल, दोस्तों दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ शरीयत कानून के हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पे आपको दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दुबई डेजर्ट क्लासिक, ईद, दुबई मैराथन, अवाफी फेस्टिवल वगैरह बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में बात की जाए तो यहाँ पर रिवर टू रिवर फेस्टिवल, म्यूजियम माइल फेस्टिवल, हार्लेम वीक, आर्मेनी शो, न्यूयॉर्कर फेस्टिवल, ऐसे कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, दोस्तों दुबई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। दुबई
दुबई में देखने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मौजूद है, जो 163 मंजिला आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है। इसके बाद आप दुबई में जा सकते हैं दोस्तों मिरेकल गार्डन में, जो फूलों से सजा हुआ यहाँ गजब का गार्डन है। ये गार्डन दोस्तों 72,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। इनके अलावा आप दुबई में बुर्ज अल अरब, डेजर्ट सफारी, दुबई फाउंटेन, ग्लोबल विलेज, दुबई मॉल जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दुबई मॉल शॉपिंग के लिए दोस्तों बेस्ट प्लेस है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शॉपिंग करना महंगा है, तो बॉस ऐसा नहीं है, क्योंकि दुबई में गोल्ड से लेकर आम चीजें भी काफी अच्छी और सस्ती है। लेकिन हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में आपकी शॉपिंग थोड़ी महंगी हो सकती है। बात करें घूमने की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है सेंट्रल पार्क और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में देश से लेकर दुनिया तक चर्चा की जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बाकी आप न्यूयॉर्क टाइम में टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जैसी जगहों को देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, न्यूयॉर्क में दोस्तों हर साल 66.6 मिलियन के लगभग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वहीं दुबई में 14 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। फूड दोस्तों, रहना हो गया, घूमना हो गया, अब चलिए थोड़ी सी भाई पेट पूजा पर भी ध्यान दे लेते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन दोनों ही शहरों में आपको खूब मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ की ज्यादा डिशेस में नॉन वेज देखने को मिलता है। दुबई में मशहूर डिशेस है दोस्तों मानाकिश, ईरानियन संगाक, शेलो कबाब, अल हरीज। ये डिशेस बेहद ही कमाल की होती है। देसी विदेशी पर्यटक बड़ा स्वाद लेकर ये डिशेस खाते हैं। और हाँ, यहाँ की वेजिटेरियन डिशेस का भी जवाब नहीं है। वेल अगर न्यूयॉर्क में जाए तो दोस्तों यहाँ वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन तक के लिए पूरा इंतजाम है। पिज्जा से लेकर कमाल का पास्ता और साथ ही ब्रेड, केक, फ्राइड चिकन, एग्स, बेनेडिक्ट जैसी एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मौजूद हैं। वैसे न्यूयॉर्क का सबसे फेमस भोजन है हॉट डॉग, प्रेट्जेल्स, चीज, केक और पिज्जा। यहाँ इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, दुबई हो या फिर न्यूयॉर्क, बेशक दोस्तों यहाँ कमाई अच्छी है, लेकिन दोस्तों रहने के लिहाज से दोनों ही शहर काफी महंगे हैं। अगर आप दुबई में बसने के बारे में सोच रहे हैं तो एक महीने के लिए कम से कम 3700 दिरहम या $1000 आपके पास होने ही चाहिए, वो भी सिर्फ एक अकेले पर्सन के लिए। इसमें घर का किराया इंक्लूड नहीं है। वहीं अगर फैमिली के संग रहने की सोच रहे ना 3 या 4 लोगों, तो भाई खर्चा जो है वो करीब 13,000 दिरहम या फिर $3540 पर मंथ का रख लीजिए। और खास बात ये कि इसमें भी किराया शामिल नहीं है। वहीं अगर आप दुबई से दूर न्यूयॉर्क जाने की सोच रहे हैं या बसने का इरादा है आपका, तो भी आपको अपनी जेब दोस्तों टाइट रखनी पड़ेगी। और अगर आप एक इंडियन है तो फिर ये शहर आपको कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। न्यूयॉर्क में एक अकेले आदमी के लिए एक महीने का खर्चा $1535 है, लेकिन इसमें भी दोस्तों किराया शामिल नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही शहर रहने के लिहाज से काफी महंगे हैं। तो दोस्तों ये है दो कमाल के शहर दुबई और न्यूयॉर्क का कंपैरिजन। वेल आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप कभी इन शहरों में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।